हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम जीआरए टीआरए का सिलेबस देख रहे हैं आपके सामने। ठीक है, तो इसमें है आपका एक टॉपिक जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट रूल्स, इसको बोलते हैं जीएफ एंड एआर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 75 मार्क्स के होंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कि 25 में से 25 आप इसमें क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आओ। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये 2013 के अकॉर्डिंग आपका पाठ्यक्रम है। अभी 2022-23 के अकॉर्डिंग जो नया पाठ्यक्रम आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख लेंगे। ठीक है, अभी तो हम जो पुराना पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो आ जाइए, देखिए कोषागार नियम कौन सी ईयर के थे? 1951 से लागू हुए थे। जीएफ एंड ईयर कौन से थे? 25/10/1993 से लागू हुए थे। तो ये आपको याद करवाए थे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये जिसने भी लेक्चर नहीं देखा वो इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए। और जाते जाते हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपको बताना है सामान्य वित्त मतलब जनरल फाइनेंस एंड अकाउंटिंग रूल्स, जीएफ एंड ईआर, लेखा नियम। ठीक है, तो जीएफ एंड ईआर जो नियम है वो क्या राज्यपाल के अनिवार्य कार्यकारी आदेश है? हाँ बिल्कुल है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने चैप्टर 1 देखा था। ठीक है, उसमें राजकीय धन की प्राप्ति, अभिरक्षा व भुगतान की प्रक्रिया है। अभिरक्षा होता है मतलब कस्टडी, प्राप्ति मतलब रिसीव करना, भुगतान मतलब पेमेंट करना। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन भी। कोषागार नियमों के पूरक है, हाँ बिल्कुल। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, राइट। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के लिए दिया था। जीएफ एंड एआर के नियमों को सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया तो कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था? नियम कौन सी ईयर के थे? 1951 के थे। तो प्रकाशित कब किया हुआ? नेक्स्ट ईयर किया हुआ इनमें से, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1952 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आ जाइए, उसके आगे से देखते हैं। अपन ने जो नियम थे 8 तक देख लिए थे, अब 9 देखते हैं नियम। देखो इसमें बता रखा है नियंत्रण अधिकारी। नियंत्रण अधिकारी का मतलब होता है कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन होगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट? ठीक है, दिस एक्ट के जीएफ एंड एआर के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग ऑफिसर किसे कहा जाएगा? तो जिस ऑफिसर को राजस्थान सरकार द्वारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर करने के लिए जो भी खर्चे हैं, मतलब पैसा रिसीव करने के लिए जो भी खर्चे करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, उसी ऑफिसर को क्या बोला जाएगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर बोला जाएगा। राजस्व या व्यय अधिकारी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, 10वां पॉइंट है डिटेल हेड मतलब विस्तृत शीट्स। तो विस्तृत शीट्स में क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए जितने भी आपके अनुदान हैं, मांग है ना, उनके प्रयोजन के लिए जो बजट की जो इकाइयां हैं उसमें जो वैल्यू दे रखी है, मतलब जैसे मान लीजिए बजट बनाया इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी सड़क योजना। तो इस तरीके से हर योजना में अलग अलग मतलब अमाउंट लिखा हुआ है। तो अपन इसे बोलते हैं बजट का प्राथमिक इकाई, मतलब जो बजट में प्राइमरी इकाई तो ये हो गई, फिर इसके अंदर जो अदर इकाइयां हैं फिर उसके अंदर आप अलग अलग तरीके से खर्च करोगे। तो प्राइमरी यूनिट क्या हो जाएगी? जो पहला मेन है उस हेडिंग में जितना भी अनुदान है, मांग है, तो वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारी। ठीक है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। ड्राइंग मतलब जो पैसा निकालने के लिए किस ऑफिसर को एम्पावर किया गया, किसको पावर दी गई है। ठीक है, डीडीओ बोल सकते हैं आप इसको, जो कार्यालय अध्यक्ष होगा वो। ठीक है, या अन्य कोई राजपत्रित अधिकारी भी हो सकता है। इसके लिए जो वेतन भत्ते एवं अन्य प्रकार के बिलों पर हस्ताक्षर कर कोषागार से राशि अधिकृत करने के लिए, मतलब आहरित करने के लिए, मतलब निकालने के लिए अधिकृत है। ठीक है, आहरित मतलब विड्रॉ करने के लिए जिस भी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है, चाहे वो जो कार्यालय अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, या राजपत्र में जिस अधिकारी के बारे में मेंशन हो, अगर कार्यालय अध्यक्ष मौजूद नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में ये कार्यालय अध्यक्ष की तरह कार्य करेगा, या ये ड्राइंग ऑफिसर होगा। तो उस ऑफिसर को जिस ऑफिसर को भी अधिकृत किया गया उसको अपन क्या बोल सकते हैं? डीडीओ बोला जा सकता है। ठीक है, जो पेमेंट कोषागार से पेमेंट रिसीव करने निकालने के लिए एलिजिबल है, उसकी बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर है पॉइंट नंबर 12, इसमें वित्त विभाग की बात कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट का मतलब ही है इन नियमों के अकॉर्डिंग ये है कि राजस्थान सरकार का वित्त विभाग। ठीक है, किसी और पंजाब सरकार का नहीं, हरियाणा सरकार का नहीं, किसी और स्टेट सरकार का नहीं मानेंगे हम। किसका मानेंगे? फाइनेंस डिपार्टमेंट जहाँ भी लिखाएगा तो हम बोलेंगे राजस्थान सरकार का वित्त विभाग की बात करी जा रही है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, वित्तीय वर्ष कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। आपका ऑप्शन ऐसे भी आ सकता है कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर फाइनेंशियल ईयर नहीं होता। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का पीरियड ही फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर। ठीक है, इसमें क्या है? अखिल भारतीय सेवा का सदस्य होना चाहिए,
जैसे मान लीजिए कोई ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, यूपीएससी के द्वारा जो सिलेक्शन होता है आप सभी जानते हैं, तो अखिल भारतीय सेवा का कोई सदस्य वो भी गजेटेड ऑफिसर कहलाएगा। किसमें, जो हम पढ़ रहे हैं सामान्य वेतन लेखा नियम पढ़ रहे हैं इसके तहत, ठीक है। राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम कौन से ईयर के, 1958 में बनाए गए थे, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना, ईयर याद रखना है। राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम कौन से हैं, 1958, ये पूरा का पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। इसकी अनुसूची में जो राज्य सेवा में दर्शित किसी, मतलब राज्य सेवा को किसी ने धारण कर रखा है, कोई इसके अंदर जॉब करता है, तो वो सभी क्या होंगे, राजपत्र अधिकारी कहलाएंगे। किसी ने संविदा या करार कर रखा है और जो राजपत्र है ऑफिशियल गजट है, ठीक है, उसके अंदर इसके बारे में नोटिफाइड कोई व्यक्ति है तो वो भी क्या है, गजेटेड ऑफिसर कहलाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी जो राजपत्रित पद धारित करता हो तो वो सारे क्या कहलाएंगे, गजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। सरकार की डेफिनेशन क्या है, सरकार की डेफिनेशन जो सामान्य वित्त लेखा नियम जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सरकार की डेफिनेशन में राजस्थान सरकार से तात्पर्य है, ना कि किसी और स्टेट की सरकार से है। जैसे यूपी सरकार, पंजाब सरकार, बिहार सरकार, उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। जब भी सरकार पढ़ेंगे तो क्या समझेंगे, राजस्थान गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर, जब भी गवर्नर की बात की जाएगी तो वो कहाँ का होगा, वो भी राजस्थान का होगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बाहर को गवर्नर मान लेंगे आप, है ना। जो गवर्नर का मतलब है राजस्थान का गवर्नर, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो विभागाध्यक्ष होता है उसकी बात कर रहा है। विभाग, जो आपका विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अध्यक्ष को क्या बोला जाता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। सॉरी, राजपत्रित प्राधिकारी, ठीक है, तो जो ऑफिशियल गजट में जिसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाएगा वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो जाएगा। विभागों की सूची, देखो जो डिपार्टमेंट की जो लिस्ट है वो किस में दे रखी है, जीएफ एंड एआर के पार्ट 1 के परिशिष्ट 8 के अंदर दे रखी है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसमें इंपॉर्टेंट बना देता हूँ, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो विभागाध्यक्ष की सूची किस में दे रखी है, जीएफ एंड एआर के पार्ट 1 के परिशिष्ट 8 में दी गई है। और यहाँ पे देखिए नोट दे रखा है, जो विभागों के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनकी अपॉइंटमेंट करता है वित्तीय विभाग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा कार्यालयाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष होता है जो हेड ऑफ द ऑफिस होता है, ठीक है। विभागाध्यक्ष तो क्या विभाग का हेड हो गया, कार्यालयाध्यक्ष मतलब कार्य जो कार्य सौंपा गया उसका अध्यक्ष है, ठीक है। तो किसी विभागाध्यक्ष को भी कार्यालयाध्यक्ष बनाया जा सकता है, ये वाली बात कर रहा है नियम 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। नियम 3 के अधीन विभागाध्यक्ष द्वारा उस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। मतलब विभागाध्यक्ष के द्वारा भी किसी को कार्यालयाध्यक्ष बनाया जा सकता है और विभागाध्यक्ष खुद भी कार्यालयाध्यक्ष की तरह कार्य कर सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखें। स्थानीय निकाय है ना, लोकल बॉडी, लोकल बॉडी क्या होती है, जैसे स्थानीय निधि के प्रबंधन के लिए, ठीक है, प्रबंधन के लिए अधिकृत कोई प्राधिकारी है तो वो लोकल बॉडी हेड कहलाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए लोकल फंड, लोकल फंड से मतलब है स्थानीय निधि। इसी डेफिनेशन जो जीएफ एंड एआर के नियम किस में दे रखी है, 268(2) के अंदर दे रखी है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, लोकल फंड के लिए कौन सा हो गया, 268(2), और हमने जब पढ़ा था पीछे चैप्टर, इसका पार्ट 1 पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 266 का 1, ठीक है, और दूसरा पढ़ा था हमने 267 का 2। तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनमें हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। कौन सा कंटीजेंसी फंड था, कौन सा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट की बात करता है, ये वाली चीज़ थी। आ जाइए यहाँ पर विविध व्यय, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखिए ये विविध व्यय मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनके बारे में मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको पे करने ही पड़ते हैं, ये ठीक है। इनका कोई वो नहीं है कि अल्टरनेट नहीं है कि आपको इनको नहीं पे करने पड़ेंगे। जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते ये आपको देने हैं तो देने ही हैं, ठीक है। कोई वेतन देने हैं, अवकाश वेतन, छुट्टियों के लिए पैसा देना, आकस्मिक व्यय है ना, कोई कंटीजेंसी खर्चे करने हैं तो वो करने ही पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए डिजास्टर आ गया, बाढ़ सी आ गई तो उसके लिए रिलीफ कार्ड चलाना ही पड़ेगा आपको। सहायता अनुदान, किसी की हेल्प करनी है उसके लिए ग्रांट्स देने ही पड़ेंगे, ठीक है। अंशदान, डिविडेंड देना, कार्य करने के लिए कोई पैसा देना, ठीक है। औजारों एवं संयंत्रों, टूल्स एंड प्लांट्स के लिए पैसा खर्च करना, अदर एक्सपेंसेस के लिए पैसा खर्च करना, तो ये आपको करने ही पड़ेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, ठीक है। नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो बार बार रेकर्ड नहीं करते, मतलब बार बार अराइज नहीं होते, एक बार कर दिए खत्म, ठीक है। तो ये अदर देन द रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रोमाइसिस है, ऑफिस है, ठीक है। ये ऑफिस के बाहर में यहाँ पर एक कुआं खोदना है, उसके लिए सेफ्टी टैंक खोदना है। तो अब आपने एक बार खोद दिया, अब क्या हर साल थोड़ी खोदेंगे, अब ये 10-15 साल में कभी खुदेगा। तो ये कौन सा हो गया, नॉन रेकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया। करना है तो करना ही पड़ेगा, पर इसको बार बार नहीं करना पड़ता, एक बार करना पड़ता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ द स्टेट्स, ये कौन से होते हैं, राज्य के लोक लेखा होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इनके बारे में आर्टिकल कौन सा 266(2) के अंदर दे रखा है। प्रोविडेंट फंड,
पीएफ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा पीएफ इसका, पब्लिक अकाउंट का। सार्वजनिक निधियों से मिलकर बनी अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड अमाउंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सार्वजनिक निधियों से बनी होती है, पब्लिक फंड से बना होता है, और इसमें कंसोलिडेटेड फंड का पैसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। लोक निर्माण कार्य है ना, पब्लिक वर्क, पब्लिक वर्क में कौन सा होगा, जैसे सिविल निर्माण कार्य हो गया, सिंचाई हो गए, तटबंध हो गए, जल निकास आदि काम हो गए। तो ये क्या हो गए, लोक निर्माण से रिलेटेड काम हो गए, इसमें सारे काम पब्लिक से रिलेटेड हो गए, पब्लिक को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हो गए। जैसे सिविल निर्माण के कार्य मतलब रोड वोड बनानी है, सिंचाई मतलब इरिगेशन के लिए पैसा देना है, तटबंध जैसे वो बांध बनाने पड़ते हैं, जल निकासी जैसे कहीं पानी फंस रहा है ना, बरसात का पानी इकट्ठा हो गया तो वहाँ पर क्या है, जेसीबी ले जाए, खड्डा खुदवा के पानी निकाला जाए। तो इस तरीके से ये लोक निर्माण के कार्य हैं जिससे जनता को परेशानी ना आए, तो वो कौन से होते हैं, पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक वर्क्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पुनर्विनियोग रीएप्रोप्रिएशन। तो रीएप्रोप्रिएशन में क्या है, जैसे मान लीजिए आपने बजट बनाया, ठीक है, बजट सरकार ने बजट बनाया। अब सरकार ने क्या है, कई सारे हेड रखे, तो एक्स के अंदर इन्होंने 800 करोड़ रुपए खर्च करने थे। फिर उन्होंने सोचा यार 800 करोड़ तो इसमें ज़्यादा कर दिया, इसको 600 करोड़ कर दो। और वाई के अंदर अपन को क्या करना था, 200 करोड़ ही रखे थे, और इसके अंदर 400 करोड़ कर दिए, इसके अंदर प्लस कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो इसको अपन ने क्या कर दिया, 400 करोड़ कर दिया। तो अपन ने क्या हुआ, एक हेड से दूसरे हेड में अपन ने ट्रांसफ़र किया है पैसा, ठीक है। रीएप्रोप्रिएट किया है, कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा था तो वहाँ से निकाल के जहाँ कम खर्च हो रहा था, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया गया। तो बजट की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, रीएप्रोप्रिएशन कहलाता है, पुनर्विनियोग कहलाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अलावा आवर्तिक व्यय है ना, रैकरिंग एक्सपेंडिचर्स। अब देखो पीछे पड़ा था नॉन रैकरिंग, अब ये रैकरिंग की बात कर रहा है, जो बार बार आपको पैसा खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे व्यय जो एक सावधिक अंतराल के पश्चात किए जाते हैं, पीरियोडिक इंटरवल के बाद आपको वापस से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, ये एक नाली बनाई, ठीक है। अब एक नाली बनाने के बाद में इसको संचालित कर दिया। अब हर 6 महीने में क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देना पड़ेगा इसकी साफ़ सफाई के लिए, ठीक है। तो ये कैसे नेचर का एक्सपेंडिचर हो गया, रैकरिंग नेचर का हो गया। बार बार 6-6 महीने में हर बार आपको इसको सफाई तो करवानी पड़ेगी, पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, तो इसलिए क्या होगा, ये रैकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रादेशिक अधिकारी है ना, रीजनल ऑफिसर। अब रीजनल ऑफिसर कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए जो विभाग का अध्यक्ष होता है और कार्यालय अध्यक्ष होता है, इन दोनों के बीच का ऑफिसर होता है, ठीक है। तो विभाग अध्यक्ष तो सबॉर्डिनेट होता है, पर कार्यालय अध्यक्ष का क्या होता है, सुपीरियर होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। विभाग अध्यक्ष का क्या हो गया, सबॉर्डिनेट हो गया, और कार्यालय अध्यक्ष का क्या हो गया, सुपीरियर हो गया। तो ये इन दोनों के बीच में हो गया यहाँ पर रीजनल ऑफिसर। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इस डेफिनेशन को ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे लिखा क्वेश्चन आ सकता है कि रीजनल ऑफिसर विभाग अध्यक्ष का सुपीरियर होता है, नहीं, वो क्या होता है, सबॉर्डिनेट होता है ना। आ जाइए यहाँ पर ये वाला पॉइंट देखते हैं। अधीनस्थ प्राधिकारी, सबॉर्डिनेट अथॉरिटी। राज्यपाल के अधीनस्थ कोई प्राधिकारी है ना, राज्यपाल के कोई जो भी अधिकारी राज्यपाल के अधीनस्थ हैं वो सब क्या कहलाते हैं, सबॉर्डिनेट अथॉरिटी कहलाते हैं। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रेजरी, कोषागार, ठीक है। अब ये कोषागार, ट्रेजरी होती क्या है, ये जिले और तहसील स्तर पर निर्माण किया जाता है इनको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड तहसील लेवल पर इनका क्या होता है, निर्माण किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग टाइप्स ऑफ कोषागार होते हैं। वर्तमान में राजस्थान में एक भी नॉन बैंकिंग कोषागार नहीं है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। वर्तमान में अभी कौन सा नॉन बैंकिंग टाइप ऑफ कोषागार नहीं है, सभी सारे के सारे कैसे हैं, बैंकिंग कोषागार ही हैं। और टोटल कोषागार राजस्थान में कितने हैं, 41 हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ई कोषागार सहित एवं उप कोषागार सहित कितने हैं, टोटल 225 हैं। तो एक कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, ये थोड़ा सा याद रखना है। टोटल कोषागार 41 अपन ने पीछे देख ही लिया था, ठीक है। ई कोषागार सहित उप कोषागार 225। अब यहाँ देखिए, न्यू दिल्ली में 1, जोधपुर में 2, अजमेर में 2, उदयपुर में 2, और जयपुर में कितने हैं, जयपुर में 4 + 1 = 5, ठीक है। 4 सामान्य कोषागार है और 1 ई कोषागार है, और शेष 29 जिलों में एक एक करके मतलब 29 कोषागार है। तो इस तरीके से ये कोषागारों की डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोषागार के कार्य, कोषागार के कार्य क्या हैं, जैसे मान लीजिए सैलरी, अलाउंसेंस, पेंशन, ये पे करना। जुडिशरी एंड नॉन जुडिशरी जो स्टैम्प्स होते हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, कोषागार के पास मिलेंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। और जितनी भी पेमेंट रिसीव करी है, जितनी भी पेमेंट पे करी है ना, एक्सपेंसेस पे किए हैं, ऑल रिसीव्ड एंड पेमेंट, उसका जो डेटा होता है वो कहाँ भेजेगा, वो महालेखाकार को पर मंथ भेजा जाता है कोषागार के द्वारा,
ठीक है। कर्मचारियों को दिए गए जो भी वाहन भवन दे रखे हैं उसका जो ऋण है और जो लेखा जोखा है वो कौन रखेगा, कोषागार रखेगा। पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स पीडीए जो रखे जाते हैं वो किसी द्वारा रखे जाते हैं, कोषागार के द्वारा रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। कोषागार के सारे कार्य आपको याद रखने एक बार को, ठीक है। इनको पढ़ लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छा, कोषागार ये कार्य करता है। ई कोषागार, ई ट्रेजरी, ठीक है। इन नियमों में डेट कौन से, 11/9/2013, ठीक है। कौन सा, 11 सितंबर 2013 से ई कोषागार नियम मतलब जो सामान्य वेतन लेखा नियमों में इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये कब से इंक्लूड किए गए, ई कोषागार ई ट्रेजरी 11 सितंबर 2013 से इनको इंक्लूड किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMFS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, तो जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए IMFS बनाए गए, तो इसके फुल फॉर्म याद रखनी है, साथ में इसका कार्य याद रखना है कि जो ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए IMFS बनाए गए हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। और जो अपन ने ई ट्रेजरी पढ़ी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ये अपन ने पीछे भी देखा था, जयपुर में एक ई ट्रेजरी है। तो वो ये जो ई ट्रेजरी है ये क्या काम करता है, ये इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पैसा रिसीव करने का काम करता है, पेमेंट करने का काम करता है, ठीक है। ऑनलाइन जो भी पेमेंट है, ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं वो ई ट्रेजरी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, संपूर्ण राजस्थान में, पूरे जयपुर में हेडक्वार्टर है और संपूर्ण राजस्थान में इसका कार्य क्षेत्र है, ये थोड़ा ध्यान रखें। ये एक निर्देशक कोष एवं लेखा DTA, ठीक है, के नियंत्रणाधीन कार्य करेगा। तो ये किसके अधीन काम करता है, DTA के अधीन काम करता है, निर्देशक कोष एवं लेखा के अधीन काम करता है। ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अब देखिए कोषागार नियम, जो ट्रेजरी रूल्स हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ट्रेजरी रूल्स के सामान्य होंगे, ठीक है। ई भुगतान ई पेमेंट के लिए जो ये डेट है कब से जोड़ी गई है, 29/11/2007 से जोड़ी गई थी ई पेमेंट के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, डेटों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको सारी चीज़ें। ई ग्रास क्या होता है, ई ग्रास इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ई ग्रास की फुल फॉर्म क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये कब से जोड़े गए हैं, 29/11/2007 से जोड़े गए हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नियम 3 क्या कहता है। नियम 3 कहता है कि जो विभागाध्यक्ष है वो किसी भी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं, ठीक है। विभागाध्यक्ष क्या कर सकते हैं, किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित कर सकते हैं, परंतु इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि जैसे मान लीजिए एक ही कार्यालय या स्थापना जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसके संबंध में एक से अधिक राजपत्रित अधिकारियों को कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं किया जाएगा, ठीक है। जब तक कि क्या नहीं होगा, कार्यालय और यह जो स्थापना की गई है वो अलग अलग ना हो, डिफरेंट होंगे तो अलग अलग कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया सकते हैं और एक कार्यालय में एक कार्यालय अध्यक्ष ही घोषित किया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि जो विभागाध्यक्ष हैं इनको क्या है, अपने कार्य करने के लिए, जो आदेश जारी करने के लिए एक आदर्श प्रारूप, ठीक है, और विभागाध्यक्षों के मार्गदर्शन के लिए एक आदर्श प्रारूप परिशिष्टि क के अंदर मेंशन किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। विभागाध्यक्ष अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर उनको जरूरत पड़ती है तो। अब देखिए स्टूडेंट्स, नियम 3 का ख क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो भी कोई कार्यालय अध्यक्ष है अपने अधीन सेवा करने वाले किसी राजपत्रित अधिकारी को क्या घोषित कर सकता है, DDO घोषित कर सकता है। DDO क्यों घोषित कर रहा है, कि जैसे किसी भी बिल या आदेशों पर साइन करने के लिए, परंतु इसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि वो राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के अतिरिक्त है ना, तो इस पर ये साइन नहीं कर सकता DDO, ठीक है। तो ये कार्यालय अध्यक्ष क्या घोषित कर रहा है, किसी भी राजपत्रित अधिकारी को किसी भी बिल या आदेशों पर साइन करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए DDO घोषित कर रहा है किसी राजपत्रित अधिकारी को। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी राजपत्रित अधिकारी को DDO कौन घोषित करता है, तो कौन करता है, कार्यालय अध्यक्ष करता है, ऐसे याद रखना है। क्या ये राजपत्रित अधिकारियों के वेतन और भत्तों पे साइन कर सकता है, नहीं, वहाँ साइन नहीं कर सकता। DDO की फुल फॉर्म क्या होती है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, आप थोड़ा सा याद रख लें, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, ये थोड़ा सा याद रख लें, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इससे कार्यालय अध्यक्ष, देखो अब जो क्या है, जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों पे कौन साइन करेगा, तो उस पे साइन करेंगे कार्यालय अध्यक्ष या विभाग अध्यक्ष, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कार्यालय अध्यक्ष साइन कर सकता है या विभाग अध्यक्ष साइन कर सकता है, इनके जो गजेटेड ऑफिसर हैं उनके सैलरीज एंड अलाउंसेस पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट चलता है।
अब देखिए स्टूडेंट्स, नियम 4 क्या कहता है? संदेह का निराकरण, है ना, रिमूवल ऑफ डाउट्स। तो जैसे मान लीजिए GF एंड AR के जो भी नियम हैं, इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स अराइज होता है, कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, तो कौन कहाँ जाएगा? बंदा जाएगा वित्तीय विभाग के पास में, है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो निर्णय होगा वो लास्ट होगा, फाइनल होगा, वो अंतिम होगा। ठीक है, आ जाइए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। तो आपको बताना है सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों में कोई ई कोषागार जोड़ा गया। ठीक है, तो ये ई कोषागार कब जोड़ा गया था? आपके पास में 4 डेट हैं, ऑप्शन A B C D। ठीक है, 11/9/2013, 11/10/2013, 29/11/2007, ये 29, तो वो 23 सितंबर 2010। तो इनसे कब से जोड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई होगा ये, IMFS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ से इन चारों में से पढ़ के बताइए कि IFMS का पूरा नाम क्या है। तो देखिए ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, इनका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।